एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाना गिलियो से पूछती है क्या तुम बीमार हो। इनको इस तरह से देखकर इंसियोंग वहाँ से चले जाता है। फिर गिलियो कहता है हम कल साथ में बाहर जाएंगे इसलिए तैयार रहना। हाना पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। गिलियो कहता है मुझे सही से याद है तो तुमने कहा था कि तुम पार्टी में जाना चाहती हो। उम्मीद है कि तुम इस तरह से पार्टी में जाने का प्लान नहीं बना रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाना एक शॉप को देखती है और चिल्लाती है कहती है पेरेंटी चलो वहाँ जाकर चेक करते हैं। क्या तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो? तुम तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे। फिर हम 10 मिनट पहले देखते हैं हाना कहती है कपड़ों की दुकान, मुझे तो कुछ भी चलेगा, मैं वो ड्रेस बस एक ही बारी पहनूंगी, मैं तुम्हारे लिए कोई फैशन शो नहीं करने वाली। और वो सोचती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। हाना शॉप के अंदर जाकर खुश हो जाती है और गिलो से कहती है बेल इसमें तुम्हारा ही लॉस्ट है। फिर शॉप के एम्प्लॉय से कहती है मैं ये स्कर्ट और टॉप लूंगी। हाना सोचती है कपड़े चुनना बहुत ही आसान है, मुझे बस ऐसी कोई चीज चाहिए जो वेपन को छुपा सके और मैं आसानी से उस तक पहुंच जाऊं। पीछे से गिलियो आता है और वो कहता है वहाँ पे तुम्हें नेकेड होकर जाना ज्यादा बेहतर होगा। हाना खुद से कहती है मैं सोच रही थी कि वो अपने बिन मांगे ओपिनियन को कब देगा। और वो कहती है जैसा कि तुम शायद जानते हो मेरी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है, इसलिए मैं किसी भी ड्रेस में अमेजिंग लगूंगी, फिक्र मत करो। गिलियो कहता है तुम सच में बहुत ही एरोगेंट हो। तभी हाना वहाँ से गायब हो जाती है और कहती है अरे मुझे तो हिल्स भी लेने थे। फिर वो हिल्स देखने लगती है। गिलियो काउंटर पर पैसे देता है और हाना को वहाँ से ले जाते हुए कहता है चलो जल्दी करो यहाँ से चलते हैं। हाना कहती है लेकिन मेरी शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। गिलियो कहता है तुमने अभी जो कपड़े लिए हैं उसे पहनने के बारे में सोचना भी मत। हाना पूछती है तो फिर मुझे क्या पहनना चाहिए? क्या यहाँ आसपास कोई डिजाइनर शॉप है? मैं जो भी पहनूं वो ऑटोमेटिकली लग्जूरियस दिखने लगती है। गिलियो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? तभी हाना एक कैफे देखती है और उस कैफे के अंदर जाते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगे? हाना को इस तरह से खुश देखकर गिलियो हैरान रह जाता है और कहता है हाँ जरूर, अगर उनके पास एस्प्रेसो है। हाना कहती है हाँ उनके पास होगा। फिर गिलियो हाना का हाथ पकड़ लेता है और कैफे के अंदर जाने लगता है। हाना सोचती है मुझे पता है ये सब मजाक और खेल जैसा है, लेकिन वो फिलहाल के लिए मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अगर क्लियरिटी का हो तो मुझे उसका नाम चाहिए। फिर हम उन्हें कैफे के अंदर एक टेबल पर देखते हैं। गिलियो कहता है मैंने ऐसे कुछ टाइम पहले ही देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नहीं डरती हो। हाना कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? जिस अनाथ आश्रम में मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ के हेड टीचर तुमसे कई ज्यादा डरावना था। गिलियो कहता है अनाथालय? हाना पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि अनाथालय क्या होता है? गिलियो कहता है मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स वो बचपन में ही मर गए थे? हाना कहती है मेरे तो कभी पेरेंट्स थे ही नहीं, दुई और मैं एक मोटल में पैदा हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस औरत ने हमें जन्म दिया वो हमें मार नहीं सकी, वो हमें वहीं पर छोड़कर भाग गई। तब से वो मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, वो मेरा सब कुछ है। गिलियो कहता है ये मेरे सिबलिंग से बिल्कुल अलग है, हम हमेशा एक दूसरे का गला काटने का मौका ढूंढते रहते हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है। हाना पूछती है क्या हम जा रहे हैं? गिलियो गॉगल्स पहन तो ये कहता है यस, तैयारियां पूरी हो चुकी है। हाना पूछती है तैयारियां? कैसी तैयारियां? गिलियो कहता है तुम्हें कपड़े, जूते और भी जितनी भी चीजों की जरूरत होगी, बिला में सब कुछ तुम्हारा वेट कर रहा है। हाना चौंक जाती है और पूछती है क्या? तो फिर हम इतने टाइम से यहाँ पे क्या कर रहे थे? गिलियो कहता है मैंने कभी नहीं बोला था कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैंने तो बस इतना पूछा था कि तुम पार्टी में मैसी होके जाने का प्लान बना रही हो। हाना पूछती है तो फिर तुम इतने टाइम से चुपचाप मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? गिलियो कहता है ये मजेदार था, प्लस मैं थोड़ी ताजी हवा लेना चाहता था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही मजे कर रहे थे। यहाँ सुन हाना ब्लश करने लगती है और सोचती है क्या हम? दूसरी तरफ हम यूनसियोंग को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था और साथ ही वो हाना के बैग को चेक कर रहा था। कोई यूनसियोंग से पूछता है क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? यूनसियोंग कहता है यस, यहाँ सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और तुम कैसे हो? सामने वाला पर्सन बोलता है तुमने मेरे लिए सब कुछ आसान बना दिया है, कोरिया लौटने की तैयारी पूरी कर लो, तुमने काफी कुछ कर लिया है। यूनसियोंग कहता है तुमने जो अभियान शुरू किया है उसमें मेरी उम्मीद से कई ज्यादा मुश्किलें हैं, प्लस मेरे साथ में काम करने वाले व्यक्ति ने बेहद ही गैर जिम्मेदार काम किया है, उसने गिलियो पेरेंटी के नाम का यूज किया। सामने वाला पर्सन चौंक तो ये पूछता है क्या? यूनसियोंग कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही कॉल करूंगा। यहाँ कहते हुए वो कॉल काट देता है और सोचता है यूजलेस,
क्या उसने वो फिल्म फोन ले लिया था? ऐसा लग रहा था कि वो इसका यूज दुई के ठिकाने को पता लगाने के लिए कर रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे हना आ जाती है और वो पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस रूम में रहने वाले का वापस आने के लिए वेट कर रहे थे या नहीं, या फिर तुम उसके पीठ पीछे छुरा घोंपने के मौके का वेट कर रहे थे। यून सियोंग हना के बालों को छूता है और कहता है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, बिल्कुल अकेले में। फिर वो पूछता है, तुम्हारी डेट कैसी रही? हना कहती है, डेट? हाँ ठीक था। यून सियोंग पूछता है, हना क्या तुम उस गैंगस्टर में इंटरेस्ट ले रही हो? हना कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या पेरेंटी तुम्हारा निशाना है? क्या इसीलिए तुम मेरे गार्ड बने? यून सियोंग कहता है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, बस इतना ही। तुम्हारे अंदर चीजों को जल्दबाजी करने की आदत साफ दिखती है। हना कहती है, अगर मैं ऐसा करूँ तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यून सियोंग कहता है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बता दिया था। फिर वो पीछे से आकर हना के हाथ को पकड़ता है और कहता है, हना मुझे तुम में इंटरेस्ट है रोमांटिकली। हना कहती है, राइट, मैं सच में भूल गई थी, और वो अपना हाथ हटा लेती है। यून सियोंग कहता है, अगर तुम्हें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो तुम्हारा साथ दे तो तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उन गुंडों की वजह एक फेलो मर्सनरी के साथ काम करना ज्यादा पसंद नहीं करोगे? हना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम माफिया से किसी तरह से बेहतर हैं? हम शूट करते हैं, उन्हें मारते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। क्या हम किसी तरह से अलग है? यहाँ कहते हुए वो गिलो की तरफ देखती है, जिसे देख इन सियोंग पर्दा खींच लेता है और कहता है, हाँ हम हैं। कम से कम हम लोगों को ट्रॉफी की तरह तो नहीं मानते। पेरेंटिंग डिलेटॉन्ट है, वो एक लो क्वालिटी का पर्सन है। एक बार जब वो तुम्हें वश में कर लेगा, वो बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़ देगा। हना कहती है, मेरे भाई को उसके अपनी ही एजेंसी ने धोखा दिया, और हो सकता है कि उसने भी बदले में उन्हें धोखा दिया हो। इसका मतलब कि कोई भी उसे अब बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मुझे मदद के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत है। क्या मुझे अपने गवर्नमेंट पर भरोसा करना चाहिए? और तुम जैसे जैसे मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानने लगती हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। क्या तुम मुजिंग कॉन्ग को जानते हो, मून शिपिंग कंपनी का सीईओ? यून सियोंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को फ्री में नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? हाना यून सियोंग के करीब जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, बस एक बार इसे याद रखना। अगर मैंने तुम्हें मेरे परमिशन के बिना मेरी चीजों की तलाशी लेते हुए एक बार फिर पकड़ लिया तो समझ लेना कि तुम मर गए। फिर वो अपने जेब से फोन निकालती है और कहती है, इसे छूने के बारे में सोचना भी मत, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देन हम नेक्स्ट सीन में गिलियो, यून सियोंग और हाना को गार्डन में देखते हैं। हाना सोचती है, उसने कहा था कि वो डिनर साथ में करना चाहता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना ऑकवर्ड होगा। हाना गिलियो से पूछती है, तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? गिलियो कहता है, तुम खुद इसे चेक कर क्यों नहीं देखती? हाना पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई फूड टेस्टर नहीं है? गिलियो पूछता है, एक फूड टेस्टर? हाना कहती है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसा महाराजाओं के पास होता था। वो अपनी सेफ्टी के लिए उनका यूज करते थे कि उनका खाना खाने लायक है। फिर यून सियोंग गिलियो से पूछता है, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते थे? मैं श्योर हूँ कि तुमने बिना किसी रीजन के मुझे यहाँ पे इनवाइट नहीं किया होगा। गिलियो कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ बताने के लिए ही बुलाया है। हम जल्दी ही सब कुछ खत्म करने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो मकाऊ है। हाना चौंकते हुए कहती है, मकाऊ? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कंबोडिया क्यों आई थी? गिलियो कहता है, रिलैक्स, एक क्रूज शिप कंबोडिया से रवाना हुआ है और वो मकाऊ की ओर जा रहा है, और यहीं पर वो पार्टी हो रही है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था। हाना पूछती है, तो हमें कब जाना है? गिलियो कहता है, 2 हफ्ते पहले। हाना कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो देश छोड़कर चला गया होगा। गिलियो कहता है, उस मामले को निपटाने के बाद मैं इटली लौटने का प्लान बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। ऐसा हो सकता है कि हमारा साथ में ये लास्ट डिनर हो। फिर वो वाइन का एक गिलास ऊपर करता है और कहता है, चीयर्स। नेक्स्ट सीन हम हाना को काले कपड़े पहने हुए देखते हैं, जो कि किसी के फ्लैट में जा रही थी। उसके साथ यून सियोंग और लॉरेंजो भी था। यून सियोंग पूछता है, क्या तुम अकेले कर पाओगी? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाना कहती है, मैं ठीक रहूंगी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आती तो शायद तुम लोगों को अंदर जाना पड़े, और मैं ये बात तुमको बोल रही हूँ लॉरेंजो। थोड़ी देर में मिलते हैं। और वो सोचती है, कंबोडिया छोड़ने से पहले अब तक जो भी घटनाएं हुई है मुझे उसका जायजा लेना होगा। यहाँ फैक्ट्री की दुई ने खुद को इतनी पूरी तरह से छिपाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे मैसेज मिलता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। शायद हो सकता है कि उसने किसी इंटेलिजेंट अंडरकवर से हाथ मिला लिया हो।
गिलो पेरेंटियो और मुजिंग कॉन्ग से जुड़े किसी भी मामले को जांच करना। एक बार फिर से मुझे इन सबको देखना होगा। दूसरी तरफ हम तेजू को देखते हैं जो कि कॉल पर बात करते हुए कहता है, मुझे माफ करना सर, मुझे बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कोरिया वापस जाना होगा। हाँ, शायद इस रफ्तार से मैं जल्दी ही शायद भगवान के पास चले जाऊँ। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ कहकर वो कॉल काट देता है और कहता है, हाँ अब मुझे किसी तरह कोरिया वापस जाना होगा। एक बार जब मैं कोरिया वापस चले जाऊँ तभी हाना कहती है, क्या तुम भागने वाले हो? उसकी आवाज़ सुनकर तेजू डर जाता है। तभी हाना सामने आती है। तेजू घबराते हुए कहता है, हाना तुम कब से वहाँ पे खड़ी हो? हाना कहती है, मुझे आंसर दो, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? तेजू जल्दी से अपने गन ढूंढने लगता है। हाना उसे गन दिखाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तेजू कहता है, हाना। हाना पूछती है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुमने कुछ गलत किया हो। क्या मुझे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पीठ पे एक छुरा घोंपा था। तेजू कहता है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, तुम्हें लगा था कि दुई अभी तक जिंदा है। हाना कहती है, क्या इसीलिए तुमने अपने सीनियर को वहाँ रिपोर्ट नहीं दी? ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें कुछ पता हो। तेजू कहता है, हाँ आप वहाँ गन नीचे क्यों नहीं कर देते, फिर हम बात कर सकते हैं। हाना कहती है, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे? दुई का पेरेंटी से कभी कोई भी लेना देना नहीं था, और तुमने जो कहा कि उसे गुंडों ने मारा वो बकवास है। तेजू पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? हाना कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि असली धोखेबाज कौन है। यह मून शिपिंग कंपनी का सीईओ मुजिंग कॉन्ग है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसलिए जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। फिर वो तेजू के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है, क्या ये तुम थे दुई के साथ विश्वासघात करने वाला इंसान? तेजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने गले को खरचते हुए कहता है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, उसी ने हमें धोखा दिया। तुम बार बार ऐसे क्यों कह रही हो? तभी वो शूट करती है, वहाँ कांच पे जाके लगता है। हाना कहती है, झूठ बोलते टाइम तुम्हें अपने गर्दन को खुजाने की आदत है। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम्हें जल्दी से भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब मैं इस गन से शूट करूंगी तो मेरा निशाना जान से मारने का होगा। दूसरे शब्दों में, मुझे कभी भी दोबारा तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स वो गन की आवाज़ सुनते हैं और आपस में कहने लगते हैं, क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है। फिर वो जल्दी से अंदर आते हैं। उन्हें देखकर तेजू बोलता है, हे तुम सब किसका वेट कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो और उसे पकड़ो। फिर हम बाहर देखते हैं, गन की आवाज़ आती है जिसे देख लॉरेंजो और युनसियोंग चौंक जाते हैं। लॉरेंजो कहता है, डैम इट, क्या उसने अभी अभी? इधर मौका देखते ही तेजू वहाँ से भाग निकलता है। युनसियोंग वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाना। वो देखते हैं कि हाना ने सभी को मार दिया था और फिर हाना हाँफते हुए कहती है, तुम सब लेट हो। दूसरी तरफ हम गियोल को देखते हैं जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा था। वहाँ कहता है, तुमने मुझे एक फोटो भेजी। सामने से एक पर्सन बोलता है, हाँ मैंने मुजिंग कॉन्ग में देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। गिलियो पूछता है, मुझे इसका क्या करना चाहिए? सामने वाला पर्सन कहता है, मुझे इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिल सका। मुझे लगता है कि कंपनी इस तरह की धुंधली तस्वीरों को छुपा कर रखना चाहता है, और ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले तक तो उसका नाम ऑफिशियल लिस्ट में भी नहीं था। उसे तब टाइटल मिला जब उसके सौतेले भाई मू कॉन्ग ने इस्तीफा दे दिया। उस पार्टी की बात करें तो मुझे भी इनवाइट मिला था। मुझे लगता है कि यहाँ किसी तरह का सेल स्पीच है, या तो वो ऐसा कर रहा है या फिर वो नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा है। गिलियो कहता है, क्या बकवास है, मुझे तुम्हारा वहाँ चेहरा देखना पड़ेगा। वह शख्स कहता है, ठीक है तुम पर वापस आते हैं। एनीवे मैंने नोटिस किया है तुमने खुद के लिए अनयूजुअल एसेसरी को ढूंढ लिया है। गिलियो पूछता है, अनयूजुअल एसेसरी? वो पर्सन कहता है, हाँ वही वैलेंटाइन का मसेसरी, हानाली उसका यही नाम है ना। तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। उस लेडी ने सिरिल को एक ही महीने के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और उसने लगभग कार्लो का गला ही काट दिया था। गिलियो कहता है, अपने खास आदमी और अपने भाई को खत्म करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी है ना। वो शख्स कहता है, मेरी बात याद रखना गिलियो। गिलियो कहता है, फिक्र मत करो, फिलहाल के लिए हम एक ही गोल पर काम कर रहे हैं। तभी गिलियो को किसी चीज की आवाज आती है और गिलियो तुरंत ही फोन काट देता है। फिर हम बाहर देखते हैं, लॉरेंजो हाना को लेकर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर कोई मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। हाना कहती है, फिक्र मत करो प्लीज, ये तो बस मामूली सी खरोच है। लॉरेंजो कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम्हें तुरंत ही खून को बहने से रोकना होगा। यहाँ आवाज सुनकर गिलियो बाहर आता है और कहता है, तो हाना तुम घायल हो गई। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, हाना बैठी हुई थी और वो सोचती है, मुझे शक था
लेकिन मैं खुद चीजों को क्लियर किए बिना कंबोडिया को नहीं छोड़ सकती थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तेजू ने सच में दुई को धोखा दिया या फिर वो यूं ही भाग गया। मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देने वाली थी जब तक कि तुम भाग नहीं गए। फिर वहाँ पे गिलियो आता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें 1 घंटे की जरूरत है क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है। यहाँ खून खराबे वाली हालत में वापस आना प्लान का हिस्सा नहीं था। वो अपने साथ मेडिसिन किट भी लेकर आता है। हना कहती है इसे यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। गिलियो कहता है नहीं। फिर वो इंजेक्शन बाहर निकालता है। हना पूछती है मुझे उम्मीद है कि ये कोई ड्रग्स नहीं होगा। गिलियो कहता है यहाँ एक एंटीबायोटिक है। फिर वो हना को इंजेक्शन लगाता है और कहता है इसके बाद मैं तुम्हें लोकल एनेस्थेटिक दूंगा। लगता है कि तुम भी हम सब की तरह खून बहाती हो। हना पूछती है तुम मुझे क्या समझते हो, कोई डीमन? गिलियो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर घूमो, तुम पर दूसरे लोग नजर रखे हुए हैं। हना कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वैसे भी शायद वे सब मर चुके हैं। गिलियो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो कि मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता अगर तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ पर वापस आती। हना सोचती है शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे उसे थोड़ा लुभाने की कोशिश करना चाहिए। और वो कहती है तो क्या मुझे तुम्हारे फ्यूट्स को अपने ऊपर लगाना चाहिए? गिलियो को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं मकाओ में तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद करूंगा, इसलिए जो बात तुम कहना नहीं चाहती उसे मत कहो। एक बार जब तुम्हें दुई वापस मिल जाएगा सीधे कोरिया वापस चले जाना। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हना सोचती है अब जब मुझे पक्का पता चल गया है कि तेजू ने धोखा दिया है, मेरे पास अब बस पेरेंटी ही बचा है। फिर वो पेरेंटी को किस करती है और सोचती है वो आदमी जो मुझे हमेशा चोट पहुंचाता है, फिर भी मुझे चोट लगना उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे सोचना होगा कि मैं फ्यूचर में उसका यूज कैसे करूंगी। अब से मैं तुम्हारा और भी ज्यादा फायदा उठाऊंगी। सवाल ये है कि क्या तुम एक लाइफलाइन हो या फिर बर्बादी की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता। नेक्स्ट सीन हम तेजू को देखते हैं जो कि ऑफिस में जाकर अपने सामान को बैग में भर रहा था और कह रहा था मेरा यहाँ पे रुकने का कोई रीजन नहीं है, कोरिया जाते ही मैं कोई बहाना बना लूंगा। और तभी अचानक ही सभी लाइट जलने लगती है। तेजू घबरा जाता है और कहता है क्या क्या चल रहा है। फिर सभी लाइट ऑफ हो जाते हैं और वहाँ के कंप्यूटर अपने आप चलने लगते हैं। तेजू सोचता है क्या कोई सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने में कामयाब हो गया, लेकिन यह तो टॉप नॉच है। वो अंदर कैसे घुसे अलार्म बजे बिना। वो अपना गन बाहर निकालता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ पे गिलियो आता है और वो कहता है भागने की सोचना भी मत, इससे तुम खुद के लिए ही खतरा बन सकते हो। उसे देखकर तेजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है गिलियो पेरेंटी। गिलियो अपना गन बाहर निकालता है और इसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है मैंने सुना है कि तुम मेरे नाम का यूज करके लोगों को धोखा दे रहे हो। तेजू कहता है क्या, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गिलियो कहता है सभी सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। तेजू कहता है लेकिन वो मैं नहीं था, मुझे पता है असली अपराधी कौन है, मैं समझा सकता हूँ, तू शांत हो जाओ। और तभी गिलियो उसे शूट करता है। वहाँ गोली उसके पैर पर लगता है। गिलियो कहता है यहाँ मुझे फंसाने के लिए था। फिर वो हना के बारे में सोचते हुए कहता है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। दूसरी तरफ हम हना को देखते हैं जो कि अचानक ही अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो अपने साइड में देखती है वहाँ पहले से ही यूनसियोंग था। हना कहती है अरे तुम इस तरह से बार बार बिना बताए क्यों आ जाते हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यूनसियोंग कहता है मुझे लगा था कि एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद तुम्हें दर्द हो सकता है, मैं एक गार्ड हूँ, आखिर तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। फिर वो उसके पैरों को पकड़ता है और पूछता है क्या यहीं पर तुम्हें चोट लगी थी? हना कहती है फिक्र मत करो, मैंने पहले ही इसका इलाज कर लिया है। यूनसियोंग पूछता है कौन था वो, पेरेंटी? हना थोड़ा सा घबरा जाती है। यूनसियोंग कहता है पेरेंटी बहुत ही अच्छा है, हमें डॉक्टर को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हना कहती है मुझे प्यास लगी है। तभी यूनसियोंग धीरे से कहता है क्या वो तुम्हें पसंद करता है? हना पूछती है क्या कह रहे हो? यूनसियोंग कहता है कुछ भी नहीं। फिर वो उसे पानी देता है और कहता है जब तुम सो रही थी तब लोगन ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि वैलेंटाइन पार्टी के लिए वो म्यूजिंग कॉन्ग को एक बॉडी कार्ड देने वाला है। हना पूछती है सच में? यूनसियोंग कहता है हाँ बिल्कुल, इसलिए तो लोगन कंबोडिया में आया था। तो तुमको बस इतना करना है, पार्टी में ऑल्सो को तुम्हें ढूंढना है, उसके बगल में खड़ा एशियन पर्सन वही म्यूजिंग कॉन्ग होगा।